भोपाल के सम्माननीय पत्रकार बंधुओं, आपने सुबह से लेकर लगातार मुझसे संपर्क किया है। नेशनल हेराल्ड प्रकरण में ईडी की कार्रवाई के संबंध में मेरा क्या कथन है। पहली बात तो ये कि मैं काफ़ी हद तक न्यायालयीन मुद्दे पर अपना विचार देना नहीं चाहता था, किंतु जब मैंने इसका बारीकी से अध्ययन किया तो मेरे सामने यह तथ्य उभर कर आया कि राहुल गांधी जी सही मायने में एक सशक्त विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं और केवल एक सशक्त विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने, जब केंद्र में सरकार थी और 2009 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने हेतु कार्यकर्ताओं की मांग थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी खुद चाहते थे कि वे प्रधानमंत्री पद का दायित्व ले लें, लेकिन उन्होंने कहा इस देश को मुझे समझने दीजिए। स्कूलों में गए, आदिवासी वर्गों के बीच गए, दलित वर्ग के बीच गए, भिन्न भिन्न वर्ग विशेष के समस्याग्रस्त लोगों के बीच गए। इसके बाद उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पदयात्रा भी की। इस देश को अंतिम छोर तक जाकर बारीकी से समझने का प्रयास जो राहुल जी ने किया है वह सही मायने में अद्वितीय है। मैंने सन 2010 में जनवरी माह में जब राहुल जी का दौरा जबलपुर हुआ था और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों से वे रूबरू हुए थे, तब मैंने उनकी उस पहल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जिस पुस्तक की रचना की थी और उस रचना को करने से पूर्व उन्होंने देश को जिस तरीके से समझा था, इस वजह से उनके साथ किया। इस साधारण बात नहीं है। मैं सीधे विषय पे आ रहा हूं। ईडी की कार्यवाही सही है या गलत है, इसका निर्णय तो न्यायालय लेंगे। न्यायालय के पास अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत शिकायत पर ईडी की यह कार्रवाई कई मायने में चिंतन का विषय प्रस्तुत करती है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किस आशय के साथ शिकायत किया और हो सकता है कि उसमें कुछ तकनीकी खामियां, कानूनी खामियां हो, लेकिन मैं अखबारों में संपादक पद पर रहा हूं। मुझे इस बात की जानकारी है कि एक अखबार का नियमित प्रकाशन कितना कठिन काम है। नेशनल हेराल्ड या नवजीवन या एक उर्दू का अखबार, इन सब चीज़ों का प्रकाशन स्वतंत्रता संग्राम के समय शुरू किया गया था। उस समय जो अखबार था वो वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का था। ठीक है, एक कंपनी के माध्यम से प्रकाशन किया जा रहा था, लेकिन उस प्रकाशन में जो खर्च आ रहा था वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपस में कंट्रीब्यूट करके उसका वहन कर रहे थे और बहुत बड़ा हिस्सा नेहरू खानदान का ही था। ये सब जानते हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने
स्वतंत्र भवन उतना बड़ा करोड़ों रुपए का दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का आकलन 1947 में किया गया तो 196 करोड़ रुपया देश को दे दिया। आनंद भवन करोड़ों रुपए का देश को दे दिया गया। उन्होंने खुद अपने पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं रखी। और उसी समय का ये नेशनल हेराल्ड और नवजीवन हैं। प्रकाशन में आगे आकर कई प्रकार की दिक्कतें हुई, बहुत अधिक खर्च लगता है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ, नवभारत जो इसका प्रकाशन नागपुर से होता था, बाद में वो स्वामित्व का अखबार के रूप में सामने आया। स्वतंत्रता के बाद में वो एक व्यावसायिक संस्थान भी हो सकता है, बन गया हो। लेकिन उससे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अखबार था। उनकी आवाज़ के रूप में नवभारत को जाना जाता। लोकमत पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने जिसका संपादन किया, वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज़ के रूप में जाना जाता था। बाद में लोकमत की इनके हाथों में गया और वो व्यावसायिक संस्थान बना या नहीं बना एक अलग विषय है। भास्कर अखबार पंडित शंभुनाथ शुक्ल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाद में रहे। वे जब जेल में थे तब उनके पुत्र का नाम भास्कर दत्त शुक्ल था। उनके निधन के बाद, उनके जेल में रहते पुत्र बीमार था और वो जेल में थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में। जेल से निकले तो उस पुत्र के नाम को अमरत्व देने के लिए उन्होंने भास्कर के नाम से अखबार शुरू किया। वह भास्कर अखबार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज़ था। बाद में पंडित शुक्ल जी ने उन्हें अग्रवाल परिवार को दिया और मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि अब वो एक व्यावसायिक संस्थान है या नहीं है। अखबार हैं तो अपना सामाजिक सार्वजनिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। लेकिन जब आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के हाथों में ये अखबार पड़े तो वो आज भी नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। नेशनल हेराल्ड और नवजीवन के सामने समस्या पैदा हुई। सरकार लगातार रही कांग्रेस की, चाहती तो इन दोनों संस्थानों को बहुत मजबूत कर सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी उस समय की कांग्रेस सरकारों ने नेशनल हेराल्ड या नवजीवन जैसे अखबारों के लिए, उसके नियमित प्रकाशन के लिए सरकारी धन का उपयोग नहीं किया। यहाँ तक तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता। सन 2015 की बात है, नीलाभ मिश्र जी आउटलुक के पूर्व संपादक थे और नेशनल हेराल्ड के संपादक का दायित्व निर्वहन कर रहे थे। स्वर्गीय मोतीलाल बोरा जी ने मुझे आमंत्रित किया। उन्होंने नीलाभ मिश्र जी से मेरी मुलाकात कराई और 6 दौर की हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी का अखबार है, हिंदी का नवजीवन पुनः प्रकाशन किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसको कैसे करें, पार्टी के मुखपत्र के रूप में करें या एक अखबार के रूप में। नीलाभ मिश्र जी एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अच्छे संपादक थे। उन्होंने कहा रोकड़े साहब, निश्चित रूप से एक पूर्ण अखबार के रूप में हिंदी के नवजीवन को भी प्रकाशित करना चाहिए और नेशनल हेराल्ड को भी प्रकाशित करना चाहिए, ये आम जनता की आवाज़ बने। और हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उस समय भी यही बात आई कि आर्थिक मोर्चे पर क्या किया जाए, इनके नियमित प्रकाशन का खर्च कहाँ से आएगा, दिक्कतें थी। हो सकता है इन सारी दिक्कतों का निराकरण करने के लिए नेशनल हेराल्ड को एक दूसरी कंपनी के रूप में देकर और उसके नियमित प्रकाशन की व्यवस्था की गई हो। न मैं
उस ज़्यादा नाम पे जाना चाहता, न मैं उस प्रक्रिया पे जाना चाहता, लेकिन कुछ ना कुछ तकनीकी खामियां थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ये बड़ा भ्रष्टाचार इसलिए नहीं हो सकता, ये देश नहीं मान सकता, ये जनता नहीं मान सकती कि नेहरू गांधी परिवार का व्यक्ति ऐसे भ्रष्टाचार में शामिल होगा। बिल्कुल नहीं। जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति देश को दे दिया, देश स्वतंत्र हुआ या देश के स्वतंत्र होने से पहले मोतीलाल नेहरू जी थे, तब भी ये माना जाता था कि देश के धनाढ्य लोगों में शीर्ष स्थान पर नाम पंडित मोतीलाल नेहरू जी का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब 196 करोड़ रुपए, उस समय मायने रखते हैं, वो दान में दे दिया संपत्ति पूरी, सारी बड़े बड़े भवन और सब दान में दे दिए। यदि उनको धन की आवश्यकता होती तो वे सब अपने पास बनाए रखते ना। पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने संपत्ति को अपने पास बनाए रखने का प्रयास किया, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रयास किया, ना श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऐसा प्रयास। सब कुछ दान पे दे दिया गया। क्या जो दान में दिया गया उसकी कीमत ये जो भ्रष्टाचार गिना रहे हैं उससे कम है? नहीं। बात यह है कि आज जिस पार्टी की सरकार है, इन लोगों के मुखपत्र प्रकाशित होते रहे हैं, और वो मुखपत्र प्रकाशित होते होते क्या स्थिति बनी है सब जानते हैं। इनके भी मुखपत्र आए हैं, ऑर्गेनाइजर आया है, युग धर्म भी आता था, स्वदेश भी आता रहा है। प्रकाशन में दिक्कतें आती है। जो संपादक रहे हैं या प्रकाशन विभाग में कहीं मैनेजमेंट का काम देखते रहे, वे सब जानते हैं। नेशनल हेराल्ड और नवजीवन को पुनः प्रकाशन करने के लिए भी समस्या सामने आई, और उस समस्या का निराकरण करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। हो सकता है कि उसमें जो पद्धति अपनाई गई हो उसमें थोड़ा त्रुटि रह गई हो, लेकिन उस त्रुटि को भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इस देश का सामान्य से सामान्य नागरिक नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य को भ्रष्ट निरूपित नहीं कर सकता। एक बात ये, अब बात आती है कि आखिर ऐसे समय ही क्यों, अभी ही क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो बदले की कार्रवाई करने की जो आदत है वो सबको पता है कि 1977 के बाद, 1977 के बाद बदले की भावनाओं से तमतमाए लोगों ने किस प्रकार की कार्रवाई की थी। एक बात तो ये भी है। दूसरी बात और है कि किस तरीके से विघटनकारी लोगों ने कांग्रेस के भीतर भी फूट डाली थी। 1969 में कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था, लेकिन इंदिरा जी की रचनाशीलता ने कांग्रेस के मूल स्वरूप को किस तरीके से पुनर्स्थापित की, ये सब लोग जानते हैं। और राहुल जी के भीतर उस क्षमता को देखा जा रहा है। केवल कांग्रेस ही नहीं देख रहे हैं, देश की जनता ही नहीं देख रही है, बल्कि जो आज सत्ता में बैठे हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उस समय जिस तरीके से उन्होंने राजा महाराजाओं के पास जो अकुत संपत्ति थी, जो विशेषाधिकार उनके पास थे, जो प्रिवी पर्स उनको मिल रही थी, उन सब सारी चीज़ों को समाप्त करने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने, प्रमुख खनिजों की खदानों का राष्ट्रीयकरण करने, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का जो कदम उठाई, और जो औसत दर्जे के उद्योग घाटे में चल रहे थे उनको सरकारी सहयोग देकर निरंतरता प्रदान करने का जो कदम उठाई थी, वो निस्संदेह लाजवाब थे। 20 सूत्री कार्यक्रमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, विश्व की शक्ति बने लोगों को चुनौती देने के लिए जो पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया, उसको क्या नकारा जा सकता है? क्या आरएसएस और भाजपा के नेता इस बात को नकार सकते हैं कि आरएसएस के सरसंचालक गुरु गोलवलकर जी ने खुद कहा था कि इंदिरा दुर्गा की अवतार है? क्यों कहा था? क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी छोर से भारत को घेर कर
जिस तरीके से बार बार युद्ध की स्थिति पैदा की जा रही थी, तो उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दी थी। ये बड़ी बातें थी। और आज राहुल जी विपक्ष की भूमिका बड़ी दमदारी से निभा रहे हैं। वे ऐसी ऐसी बातें सामने ला रहे हैं कि बीजेपी को लगता है अब इन्हें कोई रोक नहीं सकता। जातिगत जनगणना का मुद्दा भी एक ऐसा मुद्दा है जिसके चलते ये समझ में अब आ गया है इन्हें कि देश की 50% आबादी राहुल जी के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है। और इस खतरे की घंटी से के आशय को समझते हुए ऐसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसी आशंका बार बार उठती है। जांच होगी, न्यायालय में प्रकरण चलेगा और हमें विश्वास है कि न्यायपालिका निष्पक्षता का परिचय देगी। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। लेकिन अंततः मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भी प्रयास किया गया, नेशनल हेराल्ड और नवजीवन जैसे अखबार जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए देशवासियों के अंतर्गत देशवासियों के मन में राष्ट्र प्रेम जगाने में स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन अखबारों की पुनः आवश्यकता महसूस की जा रही थी और उनके प्रकाशन को नियमित करने के लिए ही कोई कदम उठाया गया होगा। और वो जो रचनात्मक कदम उठाए गए उसमें कुछ त्रुटियां इनके सामने में आई होगी या ना भी होगी, तो इन्होंने उसमें त्रुटि का नाम दे करके और किसी तरीके से राहुल जी और सोनिया जी को घेरने का प्रयास किया। इसे देश माफ नहीं कर सकता। कोई भी देशवासी इसे निष्पक्ष कार्रवाई नहीं मान सकता। यह बिल्कुल गलत है। यदि कोई भ्रष्ट व्यक्ति जिसको धन की आवश्यकता है तो वह इतने अरबों रुपया दान में क्यों देता, उनका परिवार इतना दान क्यों कर देता, यह सोचने की बात है। तो मेरे समान और भी वे लोग जो पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे हैं, जो अखबारों के प्रकाशन में रहे हैं, जो मीडिया हाउस चलाते हैं, वे भली भांति मेरी बात को समझ सकते हैं कि किसी भी मीडिया हाउस को निरंतरता प्रदान करना बहुत ही कठिन काम है। किसी भी अखबार के प्रकाशन को नियमित बनाए रखना बहुत ही कठिन काम है और उसको नियमित बनाए रखने हेतु बड़े कड़े प्रबंध करने पड़ते हैं, बड़े कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। और ऐसे ही निर्णय लेते हुए कोई बात सामने आ गई होगी, नेशनल हेराल्ड की कोई संपत्ति बेच कर ना राहुल जी कहीं जाने वाले थे, ना सोनिया जी कहीं जाने वाले थे, और ना ही वो संपत्ति कोई सरकारी संपत्ति थी। निश्चित रूप से उसमें बड़ा हिस्सा गांधी नेहरू परिवार का ही रहा है और 76% और 24% और जो बात की जा रही है सब तो कांग्रेस के थे, सब एक परिवार के थे। कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं, परिवार का सवाल है। सब परिवार की बात थी, परिवार की बात थी। परिवार में कोई इकाई अगर कमजोर हुई तो उस इकाई को मजबूत करने के लिए निर्णय लिया गया और परिवार ने उसमें एकजुटता का परिचय दिया। कोई सरकारी खजाने से लूट नहीं की गई है, ये जनता को बताने की जरूरत है और जनता जानती भी है। जनता के पास बार बार ये ढिंडोरा पीटे कि गांधी नेहरू परिवार ने भ्रष्टाचार किया है, कोई भी मानने को तैयार नहीं है। और ये जो मनमानी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी को रोकने के लिए, कांग्रेस को रोकने के लिए इस प्रकार के प्रयास करना उचित नहीं है। सत्ता का क्रम है, चक्र है, ये चलता रहेगा। आज उनकी सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहीं ऐसी चीजें बार बार सामने ना आए, बदले की भावना पनपती रहेगी, प्रतिकार के भाव पनपते रहेंगे और यही क्रम चलेगा। और जब ये क्रम चलेगा तो जनता अनावश्यक पीसती रहेगी। इसलिए हम प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करते हैं कि वे रचनाशीलता का परिचय दे, देश के लोगों में रचनात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करें
बदले के भाव न किसी में जागने दे, न जगाने का प्रयास करे। धन्यवाद।